हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी का जो पेपर हुआ था सन 2017 में, उसका 9 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गणित के वो 20 प्रश्न देखेंगे जो कि उस शिफ्ट में पूछे गए थे। बहुत ही आसान सवाल थे और बहुत ही अच्छे सरल तरीके से उन सवालों को किया जा सकता था। कई लोग ऐसे हैं जो 20 में से 20 नंबर लाए हैं और आपका भी टारगेट ये होना चाहिए कि आपका इस बार जो परीक्षा होगी उसमें 20 में से 20 नंबर एटलीस्ट आना ही चाहिए मैथ्स में, तभी हम 80 नंबर तक जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। और आपको 4 ऑप्शन दिए थे इसमें। एक ऑप्शन दिया था बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इनमें से कोई एक आपका जो है उत्तर था। ठीक है, तो देखो जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं। तो हमको दिया है कि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था। और हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि बताइए 25 दिसंबर 1998 को क्या वार है। हमसे यहाँ का वार पूछा था। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेषफल किसे कहते हैं। शेषफल इन द सेंस क्या, शेषफल का यहाँ पे क्या रोल है। यहाँ पे शेषफल का रोल है दिन निकालने में कि इस दिन क्या वार था, ये हम शेषफल से ही निकाल पाएंगे। शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं जो भी ओवरऑल जो दिन होते हैं उनमें यदि हम 7 का भाग लगा देते हैं तो शेषफल निकल के आ जाता है। 7 का ही भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दोबारा वही वार रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आज सोमवार है और 7 दिन के बाद कौन सा वार होगा, वापस से सोमवार होगा, है ना। तो इसलिए शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 का भाग लगाते हैं। अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। फिर आपको मैं इजी तरीका भी बताऊंगा कि यदि ये सवाल दोबारा से एग्जाम में आता है तो अप्रोच कौन सी होनी चाहिए। ठीक, तो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि शेषफल क्या है, शेषफल का क्या सीन है। देखो यदि मैं आपसे बोलूं कि 65 दिन, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 65 दिन बताओ उसमें शेष कितना होगा, शेष दिन कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, 7 से भाग लगाना है। 7 का पहाड़ा बोलिए, 7 दिन कितना होता है, 63। कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो इसमें कितने शेष दिन निकलेंगे, 2 दिन निकलेंगे। यदि मैं आपसे बोलूँ बताओ 36 दिन है, 36 दिन में कितने शेष दिन होंगे, तो क्या करेंगे हम, 7 का भाग लगा देंगे। 36 में यदि मैं 7 का भाग लगूंगा तो 7 पंजे कितना होता है, 35। शेष दिन कितना निकलेगा, 1। इतना समझ में आ रहा है ना, 1 दिन निकलेगा शेष। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है, जो भी आपको महीने दिए हैं उन महीनों को लिख लीजिए पहले तो। जैसे मुझे यहाँ पे अप्रैल दिया है, अप्रैल के बाद क्या आता है बताओ, अप्रैल से हमको दिसंबर तक चलना है। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर वो जो अपना तरीका होता है बचपन वाला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे हमको क्या करना है, दिन काउंट कर लेने कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, अप्रैल के महीने में ऐसे चलेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं। अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 1 अप्रैल तो यहाँ पे यूज हो चुका है, मतलब कि 1 अप्रैल तो यहाँ पे हो गया है ना। तो अब अप्रैल के महीने में कितने दिन बच रहे हैं, 29 दिन बच रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 29 दिन लेंगे, इतना आप समझे। फिर क्या करेंगे, फिर मई में कितने दिन होंगे, मई में 31 दिन होंगे, पूरे दिन काम में आ जाएंगे। ठीक, फिर जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे, अक्टूबर में कितने होंगे, 31 होंगे, नवंबर में कितने होंगे, 30 दिन होंगे, दिसंबर में कितने होंगे, 31 दिन होंगे। लेकिन दिसंबर में 31 दिन तक तो हमको पहुंचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर को क्या वार है ये पूछा है ना। तो जितना हमको दिन दिया है ना एग्जाम में, सवाल में, उतने ही दिन लिखने हैं। 25 दिसंबर तक जाना है तो 25 दिन ही लेंगे यहाँ पर। या यदि यहाँ पे 31 दिसंबर होता तो हम यहाँ पे 31 दिसंबर ले लेते। इतना तो आप समझ पाए होंगे। अब देखिए 29 में यदि मैं 7 का भाग लगाता हूँ तो 29 में 7 का भाग लगूंगा, कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। क्यों, क्योंकि 7 चौक 28। यदि मैं 31 में 7 का भाग लगूंगा तो 7 चौक 28, यहाँ पे कितना शेष बचेगा, यहाँ पे 3 शेष बचेगा। 30 में मैं 7 का भाग लगूंगा तो 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 31 में 7 का भाग लगूंगा, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप एक बात समझ गए होंगे। क्या बात समझे होंगे आप, ये बात समझे होंगे कि यदि 31 दिनों वाला महीना है तो वहां पर 3 दिन शेष बचेंगे। बात समझ में आ रही है, ये 3 दिन शेष बच रहे हैं। और यदि 30 दिनों वाला महीना है तो वहां पर कितने दिन शेष बचेंगे, 2 दिन शेष बचेंगे। तो ये तो हमको समझ में आ गया, मतलब कि ये हमको रटना है
ये हमको याद, इसमें रखने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमको याद होना चाहिए कि 31 दिन का महीना है तो 3 दिन शेष, और 30 दिन का महीना है तो 2 दिन शेष, क्योंकि हमको अधिकतर तो 30 और 31 दिन ही मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पे 31 दिन मतलब 3 दिन शेष, 30 दिन मतलब 2 दिन शेष, 31 मतलब 3 दिन शेष, 30 मतलब 2 दिन शेष। अच्छा 25 आ गया तो क्या करेंगे, 7 का भाग लगा देंगे। 25 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 या 21, और कितने दिन और बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो शेष दिन है इनको जोड़ना है पहले तो, क्योंकि इनका दोबारा से शेष निकालेंगे तब हम आंसर पे पहुंचेंगे। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है वो भी देखेंगे उधर आगे। तो 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 2 19 और 4 23, मतलब कि ये दिन कितने आ गए, कुल 23 आ गए। इसमें एक बार और 7 से भाग लगा लो। हमको तब तक 7 से भाग लगाना है जब तक कि भाग लगना बंद ना हो जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगाएंगे 7 या 21, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। बस यही हमको आंसर तक पहुँचा देगा। कैसे कि आपको 2 दिन आगे बढ़ जाना है। 2 दिन आगे कैसे, एक दिन तो ये हो गया और उसके बाद ये वाला आपका आंसर है। ठीक, मतलब कि बुधवार के बाद गुरुवार छोड़ना है, शुक्रवार, शुक्रवार ही आपका आंसर है। अब यदि आप चाहते हैं कि मुझे इतनी जो है ना, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कौन सी वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो मैं उसको रफ करके एक सवाल लिख रहा हूँ वहाँ पे, जो कि एज ए प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं हम, कि यदि ऐसा सवाल दोबारा से यदि एग्जाम में आ जाता है तो हमको कौन सी अप्रोच से जाना है। ठीक, तो देखो, और इन सवालों को करने के लिए अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 31 दिन जो होते हैं ना, जिस महीने में 31 दिन है उसमें 3 दिन शेष बचेंगे, और जिस महीने में 30 दिन है उसमें 2 दिन शेष बचेंगे। बस ये आपके माइंड में रखना। सवाल देखो ये बनाते हैं, सवाल हम बना रहे हैं कि यदि 15 अगस्त 2022 को यदि मंडे है ना, तो बताइए 31 दिसंबर 2022 को कौन सा वार होगा। बात समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ पे 15 अगस्त को तो छोड़ना पड़ेगा, 15 अगस्त तक के दिनों को, क्योंकि 1 से लगा के 15 तक का महीना तो बीत गया है। अब कौन से दिन आने वाले हैं अगस्त के महीने में, 16 तारीख आने वाली है, 17 तारीख आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, 15 दिन निकल चुके हैं, कितने दिन बचे हैं, 16 दिन बचे हैं। बात समझ में आ रही है, 16 दिन अगस्त के महीने में बचे। तो बताओ कि शेष दिन कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 2। क्यों, क्योंकि 16 में क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूने 14, कितने दिन शेष बचेंगे, 14 तो पूरा कट जाएगा, तो 2 दिन शेष बचेंगे। 2 दिन लिख दिए। ये काय के लिखे हमने, अगस्त के लिखे। सितंबर आगे आ जाते हैं, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा। सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिनों का होता है। अभी हमने देखा 30 दिन में कितने दिन शेष बचते हैं, 2 दिन बचते हैं। 2 दिन लिख दिए दोबारा से। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा। कितने दिन का है, 31 दिन का। 31 दिन मतलब कितने शेष, 3 शेष। ठीक, फिर अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। फिर दोबारा से कितने दिन का, नवंबर, 30 दिन का। तो कितने दिन, 2 दिन। बात समझ में आ रही होगी, ये फटाफट आपको करना है एग्जाम में। फिर नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर आएगा। कितने दिन दिए हैं दिसंबर में, 31 ही दिन ले लिए उन्होंने, मतलब 31 का ही महीना होता है। और 31 दिसंबर को क्या है, यही पूछा है, मतलब कि वो 31 दिन पूरे काउंट होंगे। 31 दिन यदि पूरे काउंट होंगे तो 31 दिनों में कितने शेष होते हैं, 3 शेष होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 तरीके, यहाँ से क्या किया था हमने, इन सभी को जोड़ा था तो 23 आया था, 7 का भाग लगाया था। तो यहाँ पे भी ऐसा कर सकते, क्या कर सकते, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, 12 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। यदि इसमें 5 शेष बचेगा, इसका मतलब क्या करना है, मंडे के बाद 5 दिन आगे बढ़ जाना है। 5 दिन आगे मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार इस सवाल का आंसर है। इस सवाल का उत्तर कितना होगा, शनिवार। तो ये सवाल आपको पूरा समझ में आया। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखो अगला सवाल ये था कि समीकरणों 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13 में x और y के हल क्या हैं, और आपको इसमें 4 ऑप्शन भी दिए थे। ये सवाल कैसे कर सकते हैं, ये सवाल विलोपन विधि से कर सकते हैं, जो कि हम बचपन में करते थे, उससे भी करेंगे। फिर हम एक और विधि देख लेंगे, ठीक है, आपको जो भी इजी लगे उससे आप कर लेना। देखो फर्स्ट विधि तो क्या है, जो हम स्कूल में करते थे, कौन सी, विलोपन विधि, कि 5 का मल्टी इसमें, 2 का मल्टी इसमें। मतलब कि मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं और यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर देता हूँ। ठीक, यदि मैं ऐसा करूँगा तो 5 दूना 10x हो जाएगा। ठीक, 5 तिया 15y हो जाएगा, और 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
इतना समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा इस पूरी वाली इक्वेशन में कर देंगे, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, और 13 दूना 26 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब माइनस करना है, माइनस किया माइनस किया माइनस किया, 10x से 10x कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7y बचेंगे, ठीक। फिर 40 में 26 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा। y तो यहीं रह जाएगा, और जो 7 है ये इसके बटे में चल जाएगा, तो 14 मतलब 7 दूना इसका y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का मान 2 आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हैं कि इसका मान इसमें पुट कर सकते हो, कोई सी भी इक्वेशन में जिसमें आपकी मर्जी हो उसमें आप y का मान पुट कर दो। यदि मैं इसमें y का मान पुट करता हूँ तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 दूने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये 6 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से यदि 6 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, इधर 2 बचेगा, और ये 2x बराबर 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा, x का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। आप ये पुट करके देख लेना, आपका x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 2 वाला ऑप्शन सही है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कितना आप समझे। अब एक तरीका तो ये हो गया कि आप विलोपन विधि लगा लो, मतलब ज़्यादा दिमाग अगर आपको नहीं लगाना है तो आप विलोपन विधि लगा सकते हो। तो यदि थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको दी है ना, इसमें से आप कोई सी भी एक इक्वेशन उठाइए। मान लीजिए कि हम पहली वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, उसमें मान हम पुट करते चलते, देखो ये मान रखेंगे तो अभी वो फुलफिल हो जाएगी, इसलिए हम सही वाला ऑप्शन बाद में लेंगे, पहले हम गलत ले लेते हैं। मान लो किसी विद्यार्थी को ये लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक, हमने ये प्रोसेस नहीं करी है, हम डायरेक्ट हमारे आंखों के सामने सवाल है और हमको ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सवाल में हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन पुट कर रहे हैं डायरेक्ट इक्वेशन में। चलो करते हैं, x का मान 2 रखना है, y का मान 0 रखना है। x का मान 2 रखूंगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y का मान 0 रखूंगा तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब कि 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4। 4 बराबर 8 होता है क्या, नहीं होता है, यह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि c सही हो, तो x का मान तो c में 0 है और y का मान कितना दिया है, 2 दिया है। यदि मैं यहाँ x का मान 0 रख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 2 × 0 कितना होगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। और y का मान कितना है, इस वाले ऑप्शन में 2 है, y का मान यदि मैं 2 रख दूँ तो यहाँ पे 3 × क्या हो जाएगा, 3 × 2 मतलब कि 3 दूना 6, और ये तो 0 है तो 6 + 0 6, 6 बराबर 8 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, x का मान भी 1 रखना है, y का मान भी 1 रखना, रख के देख लो। x का मान 1 रखा तो 2 × 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 बराबर 8 होता है, नहीं होता है, ये इसका आंसर नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा, वही होगा। वो कैसे होगा कि 2 का मान 1 रखा, x की जगह आपने 1 रखा तो 2 एकम तो 2 आ गया, और y का मान इस वाले ऑप्शन में कितना दिया है, 2 दिया है, तो 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। 6 और 2 8 होता है क्या, हाँ होता है, यही आंसर सही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। दोनों आप चाहो तो विलोपन विधि लगा सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि जैसा आपका माइंड सूटेबल हो जाए वैसा आपको एग्जाम में करना है। तो देखो अगला सवाल जो है उस टॉपिक के तो इस चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े हुए हैं वीडियो। बहुभुज का पार्ट 1 पढ़ा रखा है, बहुभुज का पार्ट 2 भी रखा हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखे वो जाके वीडियो देखिए, पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, देखना हो तो देखिए। चलो, तो सवाल ये है कि एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं वो क्या कहलाता है। वो बस सिंपल सी बात है, अष्टभुज कहलाएगा। 8 भुजाओं वाला 8 भुज अष्टभुज कहलाएगा, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है ना। सिंपल है, बच्चों वाला सवाल है। ऐसे बच्चों वाले सवाल हैं जिसमें कोई टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक हल्का हल्का सा नॉलेज सब में होना चाहिए। जैसा मैं कहता हूँ ना कि बेसिक सबका पता हो, बस वो पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन 1 है 5, 2 है 3 और तीसरा है 7 और चौथा है 8। 1575 में वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका हम गुणा करें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पूछा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपको क्या करना है, 1575 जो दिया है इसका एलसीएम निकाल लेना है। देखो 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 7 18, मतलब कि 3 से जाएगा ये। तीनों पंजे 15, 3 दूना 6 और फिर तीनों पंजे 15, 5 और 7 12, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 2 बचे, 3 और 7 तो 21 और 1 बचा, तीनों पंजे 15, 7 और 1 8 5 13, अब नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। 5 3 15 और 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर ये 7 से गया 1। अब क्या करना, अब आपको
अब आपको सेट बनाना है, 2-2 के सेट बनाना है। जिसका सेट नहीं बनेगा वो आंसर है। देखो यहाँ पे 3 का सेट बन गया, एक सेट बन गया, यहाँ पे 5 का भी सेट बन गया, लेकिन किसका सेट नहीं बन रहा? 7 का सेट बनाने के लिए यहाँ पे एक और 7 चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर कितना है? 7 आपका आंसर है। अब देखो अगला सवाल है, यदि 8075 को 2 अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? ठीक है, ये सवाल था। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है 180, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 46, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 61 और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 444। देखो वैसे तो ये ऑप्शन देख के करने वाला सवाल था, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम इसको एक बार तरीका देख लेते हैं, फिर ऑप्शन से कैसे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, फिर ऑप्शन से कैसे करना है वो भी देखेंगे। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 दिया है 180, ऑप्शन 2 दिया है 46, ऑप्शन 3 दिया है 61, ऑप्शन 4 दिया है 444। ठीक है, वो संख्या कितनी है? 8075। तो देखो कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, 8075 का दोबारा से जो हमने पिछले सवाल में किया था ना, वैसा ही करना है। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 एकम 5 कितना बचेगा? 3, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 323। अब 323 का ऐसे जाएगा तो 323 जाता है 17 से, है ना। 17 एकम 17 कितना बचेगा? 15 शेष बचेगा, 153 हो जाएगा। 17 निम 153 होता है। अब 19 का ऐसे जाएगा, 19 तो 19 से ही जाएगा, 19 एकम 19। अब इनमें से वो संख्या बनानी है अपने को। संख्या कितने अंकों की बननी चाहिए? 2 अंकों की बननी चाहिए। देखो अब क्या करना है, अब ये करना है कि 17 × 5 करो। 19 × 17 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको 19 × 17 करेंगे तो 2 अंकों से ज़्यादा हो जाएगी, जबकि उन्होंने ये बोला है कि उनको 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो 17 पंजे कितना होता है? 17 पंजे हो जाएगा 85, ठीक। और 19 पंजे कितना होता है? 19 पंजे होता है 95, ठीक। इन दोनों का आपस में मल्टी करेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, वही तो लिखा है ना, आएगा। और इन दोनों का योगफल करने पे क्या आएगा? इन दोनों का योगफल करने पे आ जाएगा 5 और 5 10 और 180। तो देखो अब ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन से ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे 444 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 444 बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इनको 2 अंकों की संख्या चाहिए। कितने अंकों की संख्या चाहिए? 2 अंकों की। और वहाँ 2 अंकों की संख्या यदि हम निकाल भी लेंगे ना तो हम योगफल 444 नहीं ला पाएंगे। बात समझ पा रहे हो? 61 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 61 कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अभी बना के देख लेते हैं। मान लो 61 की 2 अंकों की संख्या बनाए अपन, क्या क्या बना लेते हैं? अपन बना लेते हैं, एक तो 50 बना लेते हैं, और एक 11 बना लेते हैं। 50 और 11 को जोड़ेंगे तभी तो कितना आएगा? 61 आएगा। यदि 50 और 11 को बनाएंगे, लेकिन अब इनका गुणनफल कितना आएगा? 11 का 0 में क्या, तो 11, 11 पंजे 55, कितना है? 550। तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या बचेगा? 180 बचेगा, बिल्कुल नो डाउट यही होगा। अब देखो अगला सवाल देखते हैं कि अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है, ठीक है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य कथन नहीं है? मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, और वो 4 ऑप्शन जो है वो आपको पढ़ना है, और जो ऊपर की लाइन लिखी है प्रश्न में उसके अनुसार इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं कह रहा है ये, है ना। इसका मतलब ये है कि 3 चीज़ें वो सही कह रहा है, एक चीज़ जो है ऑप्शन में वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है पहले तो देखते थे। 100 पृष्ठों वाली पुस्तक है, अब्दुल ने 100 पृष्ठों पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़े। एक पुस्तक है जिसमें 100 पृष्ठ है, ठीक है। कुल कितने पृष्ठ है? 100 है। उसमें से जो अपने अब्दुल भाई साहब हैं, अब्दुल भाई साहब ने कितने पृष्ठ पढ़े हैं? 25 पृष्ठ पढ़े हैं। अब्दुल ने 25 पृष्ठ पढ़ लिए हैं, ठीक है। और फिर आगे बोला है कि अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा है। इसका 2/5 कितना होगा? 100 का, इसी पुस्तक का तो 2/5 पढ़ा है, तो 100 का 2/5 होगा 5, 20 पंजे 100 होता है, तो यहाँ 20 दूना 40। मतलब कि एक और जो भाई साहब हैं, ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है अकबर। जो अकबर जो अपने भाई साहब हैं, इन अकबर भाई साहब ने कितने पुस्तक के पन्ने पढ़े हैं? 40 पन्ने तो इनने पढ़े हैं और 25 पन्ने इनने पढ़े हैं। अब आप वहाँ पढ़ते जाना, मैं यहाँ पढ़ूंगा, मुझे वो दिख नहीं रहा है वहाँ ऑप्शन में क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैं बाद में लगाता हूँ, आपको पर मालूम ही है आपको सब कुछ। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो ये बोला है कि अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अब्दुल ने
अकबर से आधा पढ़ा, अब्दुल ने अकबर से आधा, अकबर का आधा कितना होगा, 40 पन्नों का आधा कितना होगा, 20 पन्ना। नहीं, उसने तो 25 पढ़ लिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो पहली वाली बात यही वो गलत बोल रहा है ना, यही आंसर है। बाकी आप पढ़ के देख लो, बाकी और भी पढ़ लेते हैं हम। दूसरा पढ़ने में क्या है, दूसरा है अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा। अकबर ने अब्दुल से, हाँ बिल्कुल ज़्यादा पढ़ा, अब्दुल ने 25 पन्ने पढ़े, अकबर ने तो 40 पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ा, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। फिर तीसरा इनने बोला है कि अकबर ने अब्दुल के दोगुना से 10 पृष्ठ कम पढ़े। अकबर ने अब्दुल के दोगुना से, अब्दुल का दोगुना कितना होता है, अब्दुल का दोगुना मतलब कि 25 का दोगुना हो गया 50, और इन 50 से 10 कम पढ़ा है किनने, इन अकबर भाई साहब ने। 50 से 10 कम कितना होता है, 40। हाँ, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। और चौथा भी है, पता नहीं कहाँ लिखा है, ये रहा। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े हैं। अब्दुल ने अकबर के आधे से, अकबर का आधा कितना हो गया, 20, इस 20 से 5 पृष्ठ ज़्यादा अब्दुल ने पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, 25 पृष्ठ, 20 से 5 ज़्यादा 25 ही होगा, तो बिल्कुल पढ़े हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इस सवाल का आंसर है, क्योंकि उसमें वो गलत बात बोल रहा है, ठीक है। रफ करें, इसको मैं रफ कर देता हूं। ऐसे बहुत ही इजी सवाल थे, जो अगर आप हल्की फुल्की मैथ्स भी जानते हो ना, तो आप इसको बना सकते थे। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला प्रश्न जो है मैंने शॉर्ट में भी बनाया था, आपने देखा होगा कि 2 की घात 10 का आधा कितना होता है। वो ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब, यही वो पूछना चाह रहे हैं कि 2 की घात 10 का आधा कितना होता है। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि किसी भी चीज़ को आधा करना हो तो उसमें 2 से भाग लगाना पड़ता है, इतना तो आप समझ ही पाए होंगे। और किसी भी घात कुछ भी नहीं होती, मतलब उसकी घात 1 होती है। फिर आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि यदि आपके जो बेस समान होते हैं तो क्या होता है, तो जो भाग होता है उसमें घातें माइनस हो जाती है और गुणे में घातें जुड़ती है। तो यहाँ पे तो भाग हो रहा है, मतलब कि घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की घात 9 आ जाएगा। ये कैसे आया, ये ऐसे आया है, 2 की घात 10 माइनस 1 है ना, इसकी जगह हमने वो लिख दिया, और 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 की घात 9। बस यही इस सवाल का आंसर था, बहुत आसान सवाल था ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत प्यारा सवाल आ रहा है अगला वाला भी, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर तो आ ही गया है, आप पढ़ो। अगला सवाल ये पूछा है कि यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है। तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि एक आयत है, ठीक, उसका जो विकर्ण है, उसका जो विकर्ण है, वो विकर्ण की जो लंबाई दी है कितनी दी है, 65 सेंटीमीटर है। और एक भुजा जो है उसकी दे दी है, कितनी दे दी है, 63 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण 2 कोनों को आपस में मिलाया विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण है, एक ये वाला विकर्ण है, एक ये वाला विकर्ण है, तो कोई सा भी विकर्ण जो मर्जी पड़े वो ले लो। तो 65 सेंटीमीटर विकर्ण दी है, एक भुजा आपको 63 दी है, तो दूसरी भुजा पूछिए कि ये वाली भुजा आयत की पूछिए, ये वाली भुजा आयत की कितनी दी है, 63 दी है, और ये वाली भुजा आपसे पूछिए, मतलब कि ये x का मान आपसे पूछा है। 2 तरीके से सवाल को करेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वो वाला तरीका आप अपना लेना। पहली बात तो ये कि आयत जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये तो आपको पता होगा, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण में ही तो क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। इस सवाल में आपको कर्ण कौन सा नजर आ रहा है, यही विकर्ण ही तो कर्ण है, मतलब कि यहाँ पे 65 का स्क्वायर बराबर लंब तो हमको फाइंड करना है, x का मान तो हमको निकालना है, प्लस एक दिया है आपको 63, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। इसको एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, एक बार 65 और 63 को जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, इसको एक बार जोड़ लेते एक बार घटा लेते, तो 5 और 3 8 और 6 और 6 12, 128 इंटू एक बार घटा लो, 65 में 63 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, x स्क्वायर। अब यहाँ देख लो
ये नहीं समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूँ अभी। 128 इंटू 2 कितना होता है 256, मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर 256, एक्स बराबर रूट आ जाएगा, इधर इसको उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये तो 5 नंबर का सवाल बन गया है ना। तो हमको इसको 5 नंबर का नहीं बनाना, छोटा करेंगे इसको छोटा करने से पहले ये तो समझ लो पहले यहाँ पे क्या किया है, ये 128 और ये कैसे आया है। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है उसको क्या पढ़ते थे बचपन में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो था ना फॉर्मूला। तो बस वो फॉर्मूला ही वहाँ पे यूज़ किया है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, मतलब कि एक बार दोनों को जोड़ लिया, एक बार दोनों को घटा लिया, और बीच में तो इनटू है, ऐसे वो किया है। ये कर सकते हैं, आप चाहो तो क्या कर सकते हैं कि 65 का स्क्वायर निकाल लो, 63 का भी स्क्वायर निकाल लो, दोनों को घटाओगे तो भी आपको 256 मिलेगा। तब ये तो 5 नंबर का सवाल हो गया है ना। मतलब कहने का मतलब इतना बड़ा सवाल हमको करना नहीं है, हमको तो जल्दी से करना है, या तो उसको छोड़ देना है सवाल को, या जल्दी से करना है। तो देखो इस वाले सवाल में और क्या कर सकते थे, और हम ये कर सकते थे, हमने लिखा 65, हम ये ट्रिपलेट कर रहे हैं, ट्रिपलेट के माध्यम से एक और चीज़ आ जाएगी। यहाँ लिखा हमने 65 और एक और क्या दिया 63 दिया है। देखो ध्यान से देखना, 65 हमको दिया था क्वेश्चन में, 63 हमको दिया था। 65 और 63 के बीच में क्या संख्या आती है 64 आती है, ठीक है। यहाँ जब भी संख्या आएगी तो किसी न किसी का स्क्वायर आएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 8 आउटी कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर है ना। तो ये 64 जिसका भी स्क्वायर है उसका दुगना आंसर है, मतलब ये 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 का दुगना आंसर है 16। ये सवाल है, कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिपलेट के माध्यम से हमने किया है। इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है। एक और आप प्रैक्टिस करना चाहो घर के लिए मैं आंसर तो यहीं बता दूंगा, लेकिन आप इस तरीके से घर पे बनाना, ठीक। मान लो ये सवाल ये होता कि एक आयत का विकर्ण जो है वो 82 है, ठीक है, और एक भुजा आयत की कितनी है 80 है। तो बताओ आयत की दूसरी भुजा कितनी होगी। अगर ये सवाल इस प्रकार का होता तो क्या करते, तो सिंपल सी बात है, क्या करते हम 82 को लिखते, हम 80 को लिखते और देखते कि दोनों के बीच में क्या संख्या है 81 है। 81 किसका स्क्वायर होता है 81 9 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 90 कितने होता है 9 इंटू 9 कितना होता है 81 होता है। तो 9 जिसका भी स्क्वायर है उसका दुगना आंसर है, मतलब कि 9 का दुगना कितना 18 इस सवाल का आंसर है। मतलब कि ये भुजा कितनी है, ये भुजा 18 होगी। देखो अगला सवाल ये था कि 17, 21, 27, 18, 17 का औसत निकालिए। औसत तो आप निकाल सकते हो ना। औसत निकालने में क्या करना है, जितनी भी संख्या दी है उन सबको जोड़ के जितनी वो संख्या उसका भाग लगा दो, मतलब कुल योग बटा कुल संख्या। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है आपको 17 दिया है, 21 दिया है, 27 दिया है, और 18 दिया है, और 17 दिया है। पटवारी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इजी प्रश्न आते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हो। औसत निकालना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ लेते 7 और 1 8, पीछे वाली संख्या जोड़ रहे हैं इकाई, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 7 15 और 7 कितनी 22, और 22 और 8 30, 30 की 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9 और 1 10, मतलब कि 100। और 100 तो इनका योग आ गया है। और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देंगे, मतलब कि 20 इस सवाल का उत्तर है। तो जब कम संख्याएं रहें कि 5 6 या 4 5 ही संख्याएं दी रहे, तब तो जोड़ के ही भाग लगा के फटाफट से ले आओ, 30 सेकंड में, मेरे ख्याल से 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना। तब इतना ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इकाई के अंक से लाएंगे या किसी एक संख्या को मान लो, है ना। वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना हमको देखना है, पेपर को समझना है कि अच्छा ये सवाल इस प्रकार का 30 सेकंड में कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, तो फिर जो देसी मेथड है उसी में जाना है। अगला सवाल, अब देखो अगला सवाल आपको दिख रहा है कि दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। हमको मूल्यांकन करना है, ऑप्शन दिए हैं 5 है, 25 है, 1 है और 10 है, इनमें से कोई एक आंसर है। दिए गए समीकरण का मूल्यांकन, समीकरण लिख लेता हूँ पहले। तो समीकरण ये है कि √625 डिवाइड बाय 125 बराबर x/√5। आसान है ये, आसान है कि नहीं है। क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं कि बराबर के इधर भी स्क्वायर कर दो, बराबर के इधर भी वर्ग कर दो।
जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो ये स्क्वायर करा, ये स्क्वायर करा, इससे तो ये कट जाएगा, है ना। और अब आगे क्या होगा, 625 बटे 125 बराबर x का स्क्वायर, और यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। तो बटा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना समझे। अब काट लो इसको, 5 से काटता हूँ, 5 दूना 10 और 5 5 25, 25 पंजे 125 ही तो होता है, तो 5 से इसको अपने काट दिया। अब ये ऐसे कट गया क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये कट गया। अब इसको 25 से काट दो, 25 का पहाड़ा 25 बार बोलेंगे तब 625 आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिला, x बराबर √25, ठीक है, x बराबर 5 आंसर है, ठीक है। यही आंसर है, यही ऑप्शन में दिया था अपने को। बात समझ में आ रही है कैसे किया, बहुत ईजी था। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। धनात्मक पूर्णांक x, y और z, x इंटू वाई बराबर 14, y इंटू जेड बराबर 10 और z इंटू एक्स बराबर 35 को संतुष्ट करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको पता करना है। ऐसे भी कुछ सवाल आए थे उस टाइम पे। देखो क्या क्या दिया है, x इंटू वाई बराबर 14 दिया है, फिर y इंटू जेड बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, फिर z इंटू एक्स बराबर कितना दिया है, 35 दिया है। और क्या पूछा है, ये पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान है ये सवाल भी। इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है, इस सवाल को आपको ऑप्शन से ही बनाना है। हमेशा काय से बनाएंगे आप, इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से कैसे बनेगा ये देखिए, देखो यहाँ x इंटू वाई बराबर 14 दिया है, 14 दिया मतलब कि 7 के पहाड़े में आता है ना 14, तो एक तो 7 हो सकता है। अब 7 में किसका मल्टी करो कि 14 आ जाए, क्योंकि यहाँ मल्टी है, यहाँ पे गुणा है, तो 2 का। इसका मतलब इस x और y में से एक का मान 7 है और एक का मान 2 है। इतना क्लियर हो गया। अब किसका मान, x का मान 7 है या y का मान 7 है, ये पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, y और z। देखो यहाँ दोबारा से 10 दिया है, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा कितना है, 10 आए। तो ऐसा हो सकता है कि एक 5 हो और एक 2 हो। मतलब कहने का मतलब इस y और z में से एक 5 और एक 2 है। अब आपको इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, हमको इन दोनों में से x, यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, मतलब y कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना 2 कॉमन। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो y का जो मान है वो कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 2। अब यदि हमारे पास y का मान 2 आ गया है तो z का मान कितना रहेगा इस इक्वेशन से, z तो यहीं रह जाएगा, y का मान 2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा 2 का। 10 में 2 का भाग है, कितना बचेगा 5, तो z का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यदि z का मान 5 आ गया तो मैं यहाँ 5 रख दूंगा, 5 बराबर के उधर जाएगा तो 5 7 तो कितना होता है 35। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा। बस यही तो फाइंड करना था, इनको जोड़ लेंगे, 7 और 2 9 और 9 और 5 14। इस सवाल का आंसर है 14। अगला सवाल है, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। मतलब कि 7 साल पहले पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो कितनी थी, 27 वर्ष थी। लेकिन कब, 7 साल पहले, जब उनका विवाह हुआ था। और अब पति पत्नी और उनका एक पुत्र भी है जिसकी औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है, तीनों की मिलकर, है ना, 24 वर्ष औसत आयु है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है। देखो डेटा लिख लेते हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें कितने दिए हैं, 7 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। पहले तो हमसे ये बोला है कि पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। पति और पत्नी, पति और पत्नी, इनकी औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष। अब देखो पहले आप देख लो औसत क्या होता है। औसत तो अभी आपने देखा था ना कि, अब औसत क्या होता है, औसत होता है सम अपॉन नंबर, यही औसत होता है। औसत होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, है ना। पति और पत्नी का औसत कितना दिया है आपको, 27 दिया है। पति और पत्नी का औसत 27 दिया है, तो एवरेज की जगह क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, सम निकाल रहे हैं हम, इनकी आयु का सम निकल जाएगा इससे।
नंबर मतलब कितने जने हैं, 2 जने हैं, पति और पत्नी 2 ही जने हैं, ये दोनों का ही तो दिया है 27 साल, इतना समझ में आ रहा है। इनकी आयु का योग निकलेगा, सम कितना निकल जाएगा, 27 दूना 54 निकल गया। तो 54 जो है वो आपको सम निकल गया है, मतलब कि योगफल निकल गया है। पति और पत्नी की जो आयु का जो योगफल था वो 54 वर्ष था, लेकिन कब, जब उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी कब हुई थी, 7 साल पहले, अभी वर्तमान से 7 साल पहले। तो देखो 7-7 साल दोनों की जुड़ जाएंगी, है ना, दोनों तो 7-7 साल बड़े होंगे ना, तो 7 साल तो पति की जुड़ेगी इसमें अब, और 7 साल किसकी जुड़ेगी, पत्नी की जुड़ेगी। जब दोनों के हम 7-7 साल जोड़ेंगे, जब दोनों की हम 7 वर्ष बढ़ाएंगे, तभी तो इनकी वर्तमान आयु मालूम पड़ेगी हमको, है ना। तो 7 और 7 मतलब कि मैं कितना जोड़ दूंगा, 14 जोड़ूंगा। 54 और 14 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसका मतलब पति और पत्नी की दोनों की आयु मिलकर अभी वर्तमान में कितने साल है, 68 साल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ये दिया है, क्या दिया है, हाँ आगे दिया है कि अभी वर्तमान में जो है ना, पति पत्नी और उसका जो पुत्र है, उन तीनों की औसत आयु जो है वो कितनी है, 24 है। यदि औसत आयु 24 है और कुल 3 व्यक्ति हैं, मतलब कि 3 का मल्टी कर देंगे, ठीक, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो बताओ कितने वर्ष का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है यही तो पुत्र की आयु होगी, तो आंसर आ जाएगा 4 साल। बस यही आपका आंसर था। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो एक और सवाल था कि लुप्त संख्या आपको फाइंड करनी है, x की जगह आपको पता करना है। मैं लिख लेता हूँ क्या है, 2x ये दिया है। उसके बाद आपका तो शायद आंसर भी आ गया होगा, 3 और 12 दिया है, और 6 और 24 दिया है, और ऑप्शन दिए हैं 4, 8, 10, 5। देख लो क्या क्या संभावना बन रही है। इस x का मान निकालना है। 3 मेरे को लगता है गुणा हो रहा है ना, 3 का गुणा काय में, 3 का गुणा 4 में किया तो 3 चौक 12 आ गया, और 6 का गुणा 4 में किया दोबारा से, यहाँ पे 4 का गुणा किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, और यहाँ भी 4 का गुणा किया तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो 4 दूना कितना आएगा, 8 ही इस सवाल का आंसर है। ऐसे बहुत से बारीक बारीक से बच्चे सवाल आते हैं, कम से कम आपको 5-6 सवाल तो ऐसे बच्चे से ही मिलेंगे, और बाकी कुछ सवाल मिलेंगे जिसमें आपको खाली बेसिक पढ़ना है बस। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ना बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष बनना है गणित में, कोई ज्ञानी पुरुष नहीं बनना है गणित में। आप बेसिक से बस थोड़ा थोड़ा बेसिक, मोर देन बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो आपके आराम से 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा प्रश्न है। बहुत प्यारा प्रश्न मतलब क्या, रेलगाड़ी का प्रश्न है। ये बोल रहे हैं कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है, और 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना समय लेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात, एक चीज़ देखनी है कि स्पीड बराबर क्या होता है, मतलब कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, आपको पता ही होगा कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। अच्छा, तो स्पीड तो हम अभी पता करेंगे, उससे पहले डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस है रेलगाड़ी की 300, और टाइम कितना है 0.4 मिनट। बात समझे, तो स्पीड आ जाएगी। अभी ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक 0 लग जाएगी, है ना। इसको 4 से काट दो, 4 7 28 और 2 4 5 20, मतलब कि जो स्पीड आई है वो कितनी आ जाएगी, 750 मीटर पर मिनट आएगी, है ना। क्यों मिनट आई, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनट ही लिया था, तो पर मिनट 750 मीटर पर मिनट में ये इसकी गति आई है। अब इसको कितना, अब इसको क्या, किसको पार करना है, अब इसको पुल को पार करना है। पुल की लेंथ कितनी है, पुल की लेंथ है 450 मीटर, तो फिर वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको कितना समय लगेगा। देखो टाइम पता करना है, तो टाइम तो इधर आ जाएगा, स्पीड वहाँ चली जाएगी, मतलब कि डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा, मतलब कि दूरी बटा चाल हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, दूरी कितनी रहेगी, एक तो खुद की रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई रहेगी। तो रेलगाड़ी तो रहेगी 300 मीटर लंबी, और पुल कितना रहेगा, पुल दिया है आपको 450 मीटर, बटे स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 750 मीटर पर मिनट। आ रही है बात समझ में। 450 300 कितना हो जाएगा, 750 डिवाइड बाय 750 कट जाएगा, 1 मिनट इसका आंसर है। यही आपको निकालना था। तो ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। अब तो देखिए और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी
एक खंबे को पार करने में 0.4 मिनट ले रही है, तो पुल को पार करने 450 मीटर लंबा जो पुल है उसको पार करने में कितना समय लेगी। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई, 450 पुल हो गया, 450 और 300 कितनी लंबाई हो गई कुल 750। तो 750 के लिए कितना समय लेगी, तो जो भी समय 750 के लिए पता करना है ना, तो 750 का गुणा कर दीजिए। तो 0.4 में यदि मैं 750 का गुणा कर दूं और इससे फाइंड कर रहा हूं तो इसका भाग लगा देता हूं 300 का, ठीक है। तो ये तरीके आपको तब समझ में आएंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो टॉपिक में हम इन्हीं तरीकों से सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक। तो इससे हमने क्या किया, पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 लगा दी, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 75 एकम 75, 75 चौक 300 और 4 से 4 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि 5, 10, 15, 20 डैश 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 श्रेणी में 15वां पद क्या होगा। और आपको ऑप्शन दिए हैं 70, 75, 80 और इनमें से कोई नहीं। देखो 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर ऐसे करते करते ये बोला है कि 15वां पद कौन सा होगा इस श्रेणी का। ऐसे सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लगाना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ठीक। यहाँ पे a का मतलब क्या है, यहाँ पे a का मतलब तो जो इनिशियल जो पॉइंट है ना, वो इनिशियल क्या है, इनिशियल 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस n का मतलब क्या है, कितनी, n का मतलब कौन सा पद फाइंड करना है, 15वां फाइंड करना है, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, 15 माइनस 1। डी मतलब क्या है कि इनके बीच डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस 5 का है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 5 प्लस 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 14, और 14 पंजे 70, 70 और 5 75, तो 75 ही इस सवाल का उत्तर है। इसमें फॉर्मूला लगाना था और फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था, ठीक है। देखो अगला सवाल भी बहुत प्यारा है। कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 दिया है। कुणाल और गणेश लिख लेता हूँ मैं, एक तो कुणाल है और एक गणेश है, इनके आयु का अनुपात दिया है 3:5 दिया है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। अब देखो ये लाइन में थोड़ा सा क्या है ना कि आज से 4 वर्षों के बाद वो 12 वर्ष छोटा होगा। देखो सिंपल सी बात है, वो आज भी 12 वर्ष छोटा होगा, वो आज से पहले भी 12 वर्ष छोटा ही रहा होगा, और आज से जितने भी साल पहले बात कर रहे हैं ये, तब भी वो 12 वर्ष छोटा ही होगा, है ना। इसका मतलब इस लाइन से क्या मतलब है, इस लाइन से मतलब है कि यहाँ पे जो कुणाल है वो कितने वर्ष छोटा है, इसके अनुसार तो 2 वर्ष छोटा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने वर्ष छोटा है, 12 वर्ष छोटा है। तो 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 12 है, यदि यहाँ 2 का मतलब 12 है तो यहाँ पे 1 का मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 का मतलब कितना होगा, 6 होगा। यदि यहाँ 1 का मतलब 6 होगा तो यहाँ पे 3 का मतलब कितना होगा, तो यहाँ पे 3 का मतलब 18 होगा। तो आपसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि कुणाल की वर्तमान आयु कितनी है, तो कुणाल की वर्तमान आयु कितनी है, 18 है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है इस सवाल में, 47 प्राप्त हो रहा है। भाग किससे लगाना है, 19 से लगाना है। तो आपको हमेशा इस वाले सवालों में जो भी शेषफल प्राप्त हो रहा है और जो संख्या दी है भाग लगाने के लिए, उससे भाग लगा दो बस। 19 दूना कितना होगा, 38, और 19 दिया 57, मतलब कि 19 दूना 38, तो कितना शेष बच रहा है ये 38, तो 7 और 2 9, 9 इस सवाल का आंसर है। हमको तो ये समझ नहीं आया है ना, वो कैसे, तो इसका बेसिक भी समझते ना, इसका बेसिक बहुत जानना जरूरी है। कि एक संख्या है, मान लो कि ये संख्या है ना, एक संख्या है जिसको 361 से भाग लगा रहे हैं, 361 से भाग लगा रहे हैं, तो जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 47 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे भागफल रहता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए,
यदि मैं आपसे बोलूँ कि 11 है और इसमें 2 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा 10, और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैं आपसे कहूँ कि ये 11 आपको 11 कैसे फाइंड करोगे, तो आप क्या बोलेगे, सर 11 को तो यहाँ रख दो और 5 का गुणा 2 में कर दो और शेषफल प्लस कर दो तो आ जाएगा 11। बात समझ में आ रही है? मतलब कि 5 × 2 + 1 कर दो सर, 5 × 2 + 1 कर देंगे तो ये वाला ये 11 और संख्या निकल जाएगी। इतनी बात समझे? अब यहाँ हम संख्या क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको उसी संख्या में 19 से भाग लगाना है। तो देखो हम संख्या निकालते हैं, हम वो संख्या निकालते हैं। संख्या कैसे निकाली? संख्या निकाली जो यहाँ जो भागफल है और जो भाजक है उसका आपस में मल्टी कर लो, तो इसका और इसका गुणा कर लेंगे। भागफल × 361, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस जो शेषफल है वो कर दो। यही संख्या आ गई। इस संख्या में आपको 19 से भाग लगाना है, इस संख्या में आपको 19 से भाग लगाना है, तो बताना है कि बताओ शेषफल क्या होगा। देखो यहाँ कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 19 के पहाड़े में क्या 361 आता है? हाँ आता है, क्योंकि 19 का स्क्वायर ही तो 361 है। 19 का पहाड़ा आप 19 बार बोलोगे तो आपको 361 ही मिलेगा। इसका मतलब इससे तो ये कट जाएगा, है ना, ये तो पूरा ही कट जाएगा। अब कितना बचा, 47 में 19 का भाग लगाएंगे तो अब जो शेष बचेगा वही शेषफल आएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं आपसे कि आपको डायरेक्ट यहाँ आना है, आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है। इसलिए ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको 47 में आपको 19 से भाग लगाना है और डायरेक्ट आपको आंसर निकल के आ जाएगा 9। देखो अगला सवाल है, ये भी बहुत प्यारा है। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु और बेलन के अनुपात अपने को फाइंड करना है आयतनों में। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन, इनका रेशो निकालना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी निकाल पाओगे, तो ये तो आपको याद होना ही पड़ेगा। कैसे? शंकु का क्या होता है, 1/3 πr² h, ठीक, ये तो होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h। इतना हम समझ पाए। इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा, 3 उधर पहुंच जाएगा, 1:3। यही आपका आंसर है। अब देखो इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। सभी आपको 3 दिख रहा ना, तो आप 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, 27 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं 3⁻3, क्योंकि 3⁻3 क्या होता है, 3⁻3 27 होता है। अब देखो भाग में तो घातें जो होती है वो घट जाती है और गुणे में घातें जुड़ जाती है। यदि आधार समान हो तो यहाँ आधार समान है, यहाँ 3⁻3 है, यहाँ 3⁻4 है, और ये भाग है तो यहाँ घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। तो 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 की घात -1, ठीक है। और उसके बाद इंटू 3 की घात -5/3, इसको ऐसा ही रहने दो। फिर इंटू ये रूट है, इसको अगर हम 7 के पास ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 -7/3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 4। अब क्या करना है, अब सभी जगह 3 आ गया, मतलब कि गुणे में घातें क्या होती है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, 3 की जगह तो 3 ही रहेगा और बाकी सारी घातों को हमको जोड़ना है। तो -1 प्लस तो आएगा ही नहीं, तो -1 और -5/3 -7/3 +4, इतना समझ पाए। फिर आगे, अब ये तो बोर्ड नोट्स है, ये तो आपको करना ही है, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ 1 रख देते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3 माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे वापस माइनस ही रहेगा, 3 से 3 तो पूरा जाएगा एक बार, और 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस 3 का 3 1, यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस 1 तिया 3, 3 चौक 12, यहाँ 12 आ जाएगा। समझे आप? और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते देखो 12 प्लस का है -5 और -7, 7 5 12, ये पूरा आपस में कट जाएगा। कितना बचेगा वहाँ, सिर्फ 3 बचेगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, 3 की पावर -1। इस 3 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है।
अगला सवाल और आखिरी सवाल, 20वां सवाल जो इस शिफ्ट में पूछा गया था वो ये था कि निम्न में से कौन सी एक संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम आपको पता होगा। 3 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके अंकों को यदि हम जोड़ें और उसके अंकों का जोड़ जो आता है वो भी 3 से विभाज्य हो तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाती है। सिंपल सी बात है। मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। 28, 76, 43, 23। दूसरा 9866 003। तीसरा 2345 678 और चौथा 460 20। कहने का मतलब ये है कि 3 और 2 5 इनके अंकों को जोड़ते हैं। 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 और 6 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 और 8 33 और 2 35। तो क्या 35 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 35 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 8 हो गए आपके 23 और 23 और 9 32, 32 3 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा, ये भी नहीं है। 7 और 7 14, 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35, ये भी नहीं है। 35 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 3 के पहाड़े में आता है? हाँ, 3 चौक 12। तो यही आपका आंसर है चौथा वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा, तो मैं उसको दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।